तो आज हम पढ़ेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में। सो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को हम काफ़ी प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो किस ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे किस ऑर्गेनिज्म किल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो वायरस को किल कर रहे हैं तो इट कैन बी एंटीवायरल, बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल, फंगस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सो दे कैन बी एंटी फंगल। सो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पे हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा उनकी एक्टिविटी कैसी है, वो बैक्टीरियसीडन है जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक है जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को डिक्रीज करते हैं। सो जो चौथा नंबर आता है दैट कैन बी सोर्स, कि कहाँ से हमने उसे लिया है। सो सोर्स के बेसिस पे दो तरह के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हो सकते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक, दूसरा नॉन एंटीबायोटिक। नॉन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का मतलब है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म से कोई मटेरियल लिया, एक ड्रग बनाया और उसको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया। जबकि नॉन एंटीबायोटिक का जो हम बनाते हैं वो हम माइक्रोब से नहीं बनाते, प्लांट्स या फिर मतलब माइक्रोब्स को छोड़ के और दूसरी चीज़ों से बनाते हैं हम उसको, ठीक है। सो एंटीबायोटिक जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि नॉन एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल हमने प्लांट से ले लिया, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के हमने लिया है। सो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, ऑल एंटीबायोटिक्स क्या है, ऑल एंटीबायोटिक्स आर एंटी माइक्रोबियल, बट ऑल एंटी माइक्रोबियल्स आर नॉट एंटीबायोटिक्स। और जो नंबर 5 था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम पढ़ेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे फॉर एग्जांपल दिस इज सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, देन दिस इज सेल वॉल, here is the nucleus, here is DNA. So some drugs can act on the cell wall, sorry yes cell wall. Now first others can act on the cell membrane. Number 3 this is cytoplasm where metabolism occurs, so metabolism को रोक लेते हैं, this is number 3. number 4 can be this DNA will form proteins, so they can act on the proteins, this is number 4. और नंबर 5 हो सकती हैं जो डीएनए सिंथेसिस को रोकें, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स, सो सेल वॉल इनहिबिटर्स, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स, मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और नंबर 5 कैन बी डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो इन्हीं को हमें पढ़ना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स के बारे में। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इसमें हम बेसिकली 5 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उनको याद करने के लिए हम लिख सकते हैं फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, सो फर्मली फॉर फॉस्फोमाइसिन, BI फॉर बीटा लैक्टम्स एंड BAC फॉर बेसिट्रेसिन, और CE फॉर साइक्लोसीरिन, और VAL फॉर वेनकोमाइसिन। तो इसमें कुछ ड्रग्स को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ड्रग्स को हम थोड़ा केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसे फॉस्फोमाइसिन किस में यूज होती है, यूज इन माइल्ड यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए माइल्ड यूटीआई में इस्तेमाल होती है। बेसिट्रेसिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक, सो नॉट यूज सिस्टेमिकली, नॉट यूज्ड systemically and used locally. So locally में क्या इस्तेमाल होता है, it is used in the locally in the carriage of MRSA, nasal carriage of MRSA, where MRSA stands for methicillin resistant Staph aureus, लोकली इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम एक और ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूपिरोसिन। सो ये दोनों जो ड्रग्स हैं म्यूपिरोसिन एंड बेसिट्रेसिन, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नजल कैरेज ऑफ MRSA। साइक्लोसीरिन इज यूज्ड इन टीबी इन्फेक्शंस, सो इनमें जो वेनकोमाइसिन है वो बीटा लैक्टम्स है। सो इसके अंदर हम वेनकोमाइसिन और बीटा लैक्टम्स को डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा लैक्टम्स के बारे में। बीटा लैक्टम्स, सो बीटा लैक्टम्स हम इसको स्ट्रक्चरल बेस पे कहते हैं। इसके अंदर 4 कार्बन रिंग होती है, स्क्वायर टाइप। सो जिन एंटीबायोटिक्स के अंदर ये रिंग होती है हम उनको क्या कहते हैं, बीटा लैक्टम्स। और इस बीटा लैक्टम्स के अंदर एक बड़ी रिंग भी होती है,
जो कि हर एंटीबायोटिक के अंदर अलग अलग होती है, और इस बड़ी रिंग के बेसिस पे हम बीटा लैक्टम्स को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 पेनिसिलिन, नंबर 2 सिफेलोस्पोरिन, and number 3 is carbapenems, and number 4 is monobactams. So beta lactams can be of 4 types. Number 1 is penicillin, number 2 cephalosporin, number 3 is carbapenems, and number 4 is monobactams. तो सभी ये जो क्लासीफाई किए गए हैं जो भी ड्रग्स, इन सब के अंदर अलग अलग तरह की ये जो बड़ी रिंग है सबके अंदर अलग अलग प्रेजेंट होगी। जो मोनोबैक्टम है, मोनोबैक्टम्स मोनो से पता लग रहा है कि इसके अंदर एक रिंग होगी, सो इसके अंदर केवल बीटा लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे पेनिसिलिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिसिलिन। तो जो सबसे पुरानी पेनिसिलिन है दैट इज पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी ओल्डेस्ट है, पेनिसिलिन जी है। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। अब इसका इस्तेमाल बहुत लगभग ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 मेजर प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली, इसको हम ओरल नहीं दे सकते थे। नंबर 2 शॉर्ट एक्टिंग थी, तो दिन में कई बार लेनी पड़ती थी, शॉर्ट एक्टिंग। नंबर 3 नैरो स्पेक्ट्रम, नंबर 3 नैरो स्पेक्ट्रम। और किसके लिए? मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। और नंबर 4 जो बैक्टीरिया इससे पहले मर जाते थे वो अब नहीं मरते, रेजिस्टेंट हो चुके हैं, सो इट हैज़ बिकम नाउ रेजिस्टेंस। एंड नंबर 5 इज इट कॉजेज एलर्जी, एलर्जी करवा सकती है। सो इन 5 खामियों की वजह से अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, और अब हमने इसमें सुधार पा के नई पेनिसिलिन बनानी है जिनके बारे में बात करेंगे। तो जो पेनिसिलिन जी में जो खामियां थी हम उसको धीरे धीरे सुधारने लगे। तो सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो पेनिसिलिन जी थी इट वॉज, वो हम ओरली उसको नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं? क्योंकि वो जैसे स्टोमक के अंदर जाती थी तो एसिड उसको तोड़ देता था, तो इट मीन्स इट वॉज एसिड लेवाइल। तो एसिड लेवाइल थी, तो हमने वो पेनिसिलिन बनाई जो एसिड रेजिस्टेंट हो। सो नाउ क्या बनाया हमने? एसिड रेजिस्टेंट ड्रग्स, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। और क्योंकि अब हम इनको ओरल ले सकते हैं तो हम इनको कहते हैं ओरल पेनिसिलिन्स, ओरल पेनिसिलिन्स। और इनके अंदर कौन कौन सी आती हैं उसको हम इस्तेमाल नाम याद कर सकते हैं वोडका से, VODKA। V फॉर पेनिसिलिन वी, इसका पूरा नाम है फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। O फॉर ऑक्सासिलिन। और जितनी भी पेनिसिलिन्स हैं उन सब के अंदर क्या आएगा? सिलिन आएगा। D फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, K फॉर क्लोक्सासिलिन। और A से 2 आती हैं, A फॉर एम्पिसिलिन और A फॉर एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। सो इन ड्रग्स को हम, जो एसिड रेजिस्टेंट ड्रग्स हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, ऐसे एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन बेसिकली जिनको हम ओरल पेनिसिलिन भी कहते हैं, उनके अंदर ये ड्रग्स आते हैं जिसमें पेनिसिलिन भी, जिसका पूरा नाम फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। एंड O फॉर ऑक्सासिलिन, D फॉर डाइक्लोक्सासिलिन, K फॉर क्लोक्सासिलिन, A फॉर एम्पिसिलिन एंड A फॉर एमॉक्सिसिलिन। अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे चलेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी पेनिसिलिन के अंदर? दे वर शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग क्यों थी? क्योंकि इनके अंदर जो ट्यूबुलर सिक्रेशन था किडनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से वो 2-4 घंटे के अंदर सिक्रेट हो जाती थी यूरिन के थ्रू और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ती थी। तो अब हम इस जो ये प्रॉब्लम है हमको इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं? हमने एक ड्रग पढ़ा था प्रोबेन एसिड। ये क्या था? ये क्या करता है? ये ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए लड़ाई करता है, कम्पीट करता है इसके साथ और खुद सिक्रेट होता है और पेनिसिलिन को सिक्रेट नहीं होने देता। तो हम क्या कर सकते हैं? जो ड्रग्स हैं, जो पेनिसिलिन हैं, उसके साथ हम प्रोबेन एसिड दे सकते हैं। प्रोबेन एसिड्स खुद सिक्रेट हो जाएगा, कम्पीट करेगा ट्यूबुलर सिक्रेशन के लिए और पेनिसिलिन को रहने देगा ज़्यादा टाइम तक। दूसरा हमने क्या किया? हमने इंट्रामस्कुलर पेनिसिलिन दिया जो मसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लगे। इनको हमने नाम दिया डीपॉट पेनिसिलिन, डीपॉट पेनिसिलिन को नाम दिया। अब हुआ क्या? जब हमने इसको इंट्रामस्कुलरली दिया तो फॉर एग्जांपल हमने इसमें 1000 मॉलिक्यूल्स दिए, जिसमें से 100 मॉलिक्यूल्स आ गए आपका ब्लड के अंदर, और ये 100 मॉलिक्यूल्स 2 से 3-4 घंटे के अंदर अपना काम किया इन्होंने और ये सिक्रेट हो गए। अब जो 900 मॉलिक्यूल्स बचे उसमें से फिर 100 मॉलिक्यूल्स आए, 2-3 घंटे काम किया और फिर सिक्रेट हो गए। तो इस तरीके से जो इनका एक्शन था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है। सो डीपॉट जो प्रिपरेशंस हैं हमने की, और मसल्स के अंदर ये रहें, ये डिपॉजिट हो जाए मसल्स के अंदर, उसके लिए हमने क्या किया? पेनिसिलिन जी के अंदर अटैच किया बेंजाथीन ग्रुप, बेंजाथीन, जिसकी वजह से अब ये बन गई बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। और ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है। एक और ग्रुप हम
अटैच कर सकते हैं पेनिसिलिन जी के अंदर, वो ग्रुप है प्रोकाइन ग्रुप। वो ग्रुप है प्रोकाइन ग्रुप, प्रोकाइन ग्रुप, जिसकी वजह से बन गई प्रोकाइन पेनिसिलिन जी, प्रोकाइन पेनिसिलिन जी। और ये भी डिपोट प्रिपरेशन है। सो इट मीन्स क्या है, जो हमने बेंजाथाइन या फिर प्रोकाइन पेनिसिलिन जी बनाई, अगर हमको इंट्रावीनसली दे दें तो क्या करेंगे, वो दोबारा यूरिन के थ्रू तुरंत सीक्रेट हो जाएंगी 2 से 3 घंटे के अंदर। सो वो शॉर्ट एक्टिंग रह जाएंगी। तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है, जो बेंजाथाइन और प्रोकाइन पेनिसिलिन जी है वो हमेशा हमें इंट्रामस्कुलर देनी है, तभी वो लॉन्ग एक्टिंग काम करेंगी। अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी हमारे साथ वो थी नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम, अब नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब था? नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया को ही कवर कर रही थी। कुछ टाइप के कौन से? मेनली ग्राम पॉजिटिव इफेक्टिव थी, लेकिन ग्राम नेगेटिव पे इफेक्टिव नहीं थी। तो अब इस चीज़ को काउंटर अटैक करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसी पेनिसिलिन बनाई जो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम करेंगी, ठीक है। और उनमें कौन कौन सी आएगी उसको हम याद कर सकते हैं, एक्ट मैप। एक्ट मैप, ए से 2 आ जाएंगी, वही एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। सी से आपका हो जाएगा कार्बेनिसिलिन, टी से टिकारसिलिन, एम से मेजलोसिलिन, ए से एजलोसिलिन एंड पी से हो जाएगा आपका पिपेरासिलिन। सो नैरो स्पेक्ट्रम को हमने किसमें बदल दिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बदल दिया, जिसमें आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी को भी कवर करेंगी। सो इस वजह से अब हमने इस ग्रुप ऑफ पेनिसिलिन को नाम दिया एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम या फिर वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसमें आपका एक्ट मैप से याद कर सकते हैं, ए से वही एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन, सी से कार्बेनिसिलिन, टी से टिकारसिलिन, एम से मेजलोसिलिन, ए से एजलोसिलिन और पी से पिपरासिलिन। तो अगर हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा रिकॉल करें और उसमें ये याद करें कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कौन सा है, दैट इज सूडोमोनास। सूडोमोनास है। अब इनमें से जो हमने अभी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो पढ़ी, अब इनमें से जो ग्राम नेगेटिव में कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो काम कर सकती हैं और कौन कौन सी नहीं कर सकती हैं। तो अगर हम एक को छोड़ दें, एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन को छोड़ दें, तो जो भी सीटी में कार्बेनिसिलिन टिकारसिलिन मेजलोसिलिन एजोसिलिन पिपरासिलिन ये सब क्या है, ये सूडोमोनास में काम करती हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल नॉट एक्ट ऑन सूडोमोनास, कौन सी ड्रग सूडोमोनास पे काम नहीं करेगी। तो वो नहीं करेगी जो प्रॉपरली ग्राम पॉजिटिव पे काम करेगी। सो इसमें जो मोस्टली आंसर आता है वो दैट इज वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन, हालांकि अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली वेनकोमाइसिन के लिए पूछा जाता है, क्योंकि वेनकोमाइसिन हमेशा ग्राम पॉजिटिव के लिए काम करती है, तो सूडोमोनास के लिए वेनकोमाइसिन काम नहीं करेगी। अब जो हमारी जो चौथी प्रॉब्लम थी वो थी रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब रेजिस्टेंस का? फॉर एग्जांपल हम मेनली जानते हैं जो पेनिसिलिन हैं वो मेनली ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ले लेते हैं, दिस इज स्टेफ ऑरियस। सो स्टेफ ऑरियस के लिए हम पेनिसिलिन जी दी, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जी दी और ये इसने स्टेफ ऑरियस को मार दिया। अब मान लिया 2 महीने के लिए मारा, फिर 4 महीने के में भी मार दिया, 6 महीने में, लेकिन 6, 7, 8 महीने के बाद ये स्टेफ ऑरियस क्या करता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लग जाता है जिससे पेनिसिलिन जी इसको नहीं मार पाती। सो ये पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंट हो जाता है। ये क्या बनाता है, ये कुछ चीज़ें अपने अंदर ऐसी बनाता है। अब ये क्या करेगा, 1 साल या फिर 6, 7, 8 महीने सबके अंदर अलग अलग है, ये क्या करता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो जो पेनिसिलिन जी को इनहिबिट कर देती है, पेनिसिलिन जी को इनहिबिट कर देती है। सो ये चीज़ें इसने बनाई, इनको हम नाम देते हैं पेनिसिलिनेज, जो पेनिसिलिन को तोड़ दे। या फिर पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम्स। सो इसको हम क्या कहते हैं, और बीटा लैक्टमेज भी कह सकते हैं। तो अब क्या किया, अब हम जब पेनिसिलिन जी देना शुरू किया तो उससे पहले ही ये अंदर जाने से जैसे ही अंदर जाता ये पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टमेज इसको तोड़ देता। अब पेनिसिलिन जी इसको नहीं मारा स्टेफ ऑरियस को, तो अब ये रेजिस्टेंट हो गया। लेकिन इस चीज़ को काउंटर अटैक करने के लिए हमने कुछ नई दवाइयाँ बनाई। हमने क्या किया, ये जो पेनिसिलिन जी है इसके ऊपर एक कवर दे दिया और जो स्टेफ ऑरियस अब रेजिस्टेंट हो चुका था पेनिसिलिन से, अब क्या होगा, पेनिसिलिन से जो रेजिस्टेंट हो चुका था जिसके अंदर पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टमेज बन चुके थे, वो क्या करेगा, अब इसको अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो हमने एक कोटिंग दे दी इसके ऊपर पेनिसिलिन जी के ऊपर, अब ये इस पे काम नहीं कर पाएगा और ये पेनिसिलिन जी अब इस कोटिंग के साथ अंदर चली जाएगी और इस बैक्टीरिया को मार देगी तो अब जो कोटिंग है
जो हमने इसके ऊपर चढ़ाई है बुलेट प्रूफ जैकेट जो चढ़ाई, इसको हम कहते हैं बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। यानी जो पेनिसिलिन को पहले तोड़ रहा था, जो चीज़ें तोड़ रही थी, इसी को इनहिबिट कर देती हैं। जब इसी को इनहिबिट कर देगी तो पेनिसिलिन जी बच जाएगी और पेनिसिलिन जी इसको जाके मार देगी। तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट इज क्लेव्युलोनिक एसिड, नंबर टू इज सल्बैक्टम, एंड नंबर थ्री इज टैजोबैक्टम। तो अब समझने वाली बात यह है कि जो क्लेविलोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये क्या है? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हैं। यानी कि जो चीज़ें इसके अंदर बन रही थी स्टेफ ऑरियस के अंदर, जो पेनिसिलिन जी को तोड़ रही थी, केवल उनके खिलाफ काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेफ ऑरियस को मारेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि क्लेविलोनिक एसिड के साथ साथ हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो इसको मारे, स्टेफ ऑरियस को मारे। तो क्लेविलोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम क्या थे? तो कवर थे। उनके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी ड्रग्स देने पड़ेंगे। कौन कौन क्या क्या दे सकते हैं? जैसे क्लेविलोनिक एसिड के साथ हम एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, तो एमोक्सिसिलिन, और उसके ऊपर का कवर क्या होगा? क्लेविलोनिक एसिड। सल्बैक्टम के साथ हम दे सकते हैं एम्पिसिलिन, और टैजोबैक्टम के साथ हम दे सकते हैं पिपरासिलिन। सो क्लेविलोनिक एसिड के साथ हम एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, सल्बैक्टम के साथ एम्पिसिलिन दे सकते हैं, टैजोबैक्टम के साथ पिपरासिलिन दे सकते हैं। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन हम क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, दोनों की फार्माकोकाइनेटिक्स मैच करते हैं, जो सबसे बेस्ट होती है हम उसको ले लेते हैं और यूज करते हैं उसको, ठीक है। सो ये हम अकेले देना कोई फायदा नहीं है क्लेविलोनिक एसिड का। तो उसके साथ साथ हम कोई ऐसी दवाई देंगे जो स्टेफ ऑरियस को मार सके, सो दैट इज एमोक्सिसिलिन। तो हम जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस हैं, स्टेफिलोकोकस हैं, उसके साथ हम क्या दे सकते हैं? उनके साथ हम दे सकते हैं बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर प्लस पेनिसिलिन्स, और पेनिसिलिन क्लेविलोनिक एसिड के साथ एमोक्सिसिलिन, सल्बैक्टम के साथ एम्पिसिलिन, टैजोबैक्टम के साथ पिपरासिलिन। अब हम इसके लिए एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेफ ऑरियस है जो कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, क्या बनाता है? पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टामेज ही बना रहा है। तो हम कोई ऐसी दवाई तैयार करें, ऐसी पेनिसिलिन तैयार करें जिस पे ये जो पेनिसिलिनेज है ये वर्क ही ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसी दवाई जो पेनिसिलिनेज पे, जिस पे पेनिसिलिनेज वर्क ही नहीं कर पाए, उनको हम नाम देते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन नाम देते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी दवाई आ सकती हैं उनको हम याद कर सकते हैं। डॉन CM, D4 डाइक्लोक्सासिलिन, O4 ऑक्सासिलिन, N4 नेफिसिलिन, and C4 क्लोक्सासिलिन and M4 मेथिसिलिन। सो कुछ ऐसी दवाइयाँ जिन पे पेनिसिलिनेज जो एंजाइम्स हैं जो कि स्टेफ ऑरियस बना देता है, स्टेफिलोकोकस, ये इन पे ये रेजिस्टेंट रहती हैं, ये पेनिसिलिन इनसे रेजिस्टेंट रहती हैं, पेनिसिलिनेज से रेजिस्टेंट रहती हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जिसको हम याद कर सकते हैं डॉन CM से, D4 डाइक्लोक्सासिलिन, O4 ऑक्सासिलिन, N4 नेफिसिलिन, C4 क्लोक्सासिलिन एंड M4 मेथिसिलिन। इसके अंदर भी जो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट है दैट इज मेथिसिलिन। सो मेथिसिलिन मोस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्या है, बैक्टीरियाज कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, कुछ इस तरह से ऑल्टर करते हैं अपनी प्रोटीन्स के अंदर कि वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। सो उन बैक्टीरिया को हम ना देते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। यानी कि वो मेथिसिलिन मोस्ट रेजिस्टेंट पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन के अंदर मेथिलिन मोस्ट रेजिस्टेंट है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया, कुछ स्टेफ ऑरियस मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी मेथिसिलिन भी उन पर काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम उनको नाम देते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। और जो बैक्टीरिया, जो स्टेफ ऑरियस मेथिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी मेथिसिलिन भी उन पर काम नहीं करती, उन पे कोई भी नो बीटा लैक्टम वर्क्स। भाई जो बिल्कुल सबसे बड़ा डोन ही है जो मेथिसिलिन है, जब वही काम नहीं कर पा रही तो और बीटा लैक्टम्स कहाँ काम करेगी? सो नो बीटा लैक्टम्स वर्क्स ऑन MRSA। बेसिकली होता क्या है, जितनी भी पेनिसिलिन्स हैं जो सेल इनहिबिटर्स हैं, वो क्या करती हैं, उसके सेल वॉल के अंदर एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज, ठीक है। ये जितनी पेनिसिलिन्स हैं ये क्या करती हैं, इससे जाके जुड़ जाती हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज से जाके जुड़ सकती हैं, उसका फंक्शन रोक देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती हैं। तो हम उनको ट्रांसपेप्टाइडेज प्रोटीन बाइंडिंग में ट्रांसपेप्टाइडेज पेनिसिलिन प्रोटीन बाइंडिंग्स भी कह सकते हैं, यानी पेनिसिलिन इस प्रोटीन से जाके बाइंड होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, MRSA के अंदर जो प्रोटीन है जहाँ पे जाके पेनिसिलिन जुड़ती है, ठीक है, ये ट्रांसपेप्टाइड क्या होता है,
ऑल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से जुड़ नहीं पाती, और जुड़ नहीं पाती तो इसका फंक्शन रोक नहीं सकती, और जिसकी वजह से जो स्टेफ ओरियस है वो रेजिस्टेंट हो जाता है बीटा लैक्टम से, तो उनको हम कहते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस। क्योंकि मेथिसिलिन सबसे रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट थी, यानी कि ये तो अगर कोई भी काम नहीं कर रही तो मेथिसिलिन तो काम करेगी, लेकिन अगर मेथिसिलिन भी जिस पे काम नहीं कर रही, अगर जिस पे मेथिसिलिन भी काम नहीं करी तो उस पर बीटा लैक्टम, कोई भी बीटा लैक्टम काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस बैक्टीरिया। इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि जो ज़ूडोमोनास था, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, जिसके अंदर हमने उसमें अंदर पढ़ा था कि जो एक्सटेंडेड पेनिसिलिन्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे वर्क करती हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि ज़ूडोमोनास पे कौन सी दवाई है जो कभी वर्क कर ही नहीं सकती, तो हमने उसमें पढ़ा था वेनकोमाइसिन। और यहाँ पे हमने पढ़ा जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस बैक्टीरिया हैं उस पर कौन सी दवाई काम नहीं करेंगे, उस पर कोई भी बीटा लैक्टम्स की बहुत सारी हमने पढ़ ली, तो बीटा लैक्टम की कोई भी दवाई उस पर काम नहीं करेगी। और जो फिफ्थ प्रॉब्लम थी बल्कि पेनिसिलिन के अंदर थी, वो थी एलर्जी, कि जितनी भी पेनिसिलिन हैं वो क्या सब एलर्जी करती हैं, और अभी तक हम कोई भी ऐसी पेनिसिलिन नहीं बना पाए जो एलर्जी ना कर सकती हूँ, बल्कि जो सबसे ज़्यादा जो एनाफिलैक्टिक शॉक करवाती हैं वो पेनिसिलिन ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं क्रॉस एलर्जी। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमने पेनिसिलिन पढ़ी, अगर उससे किसी भी एक पर्सन को किसी भी एक ड्रग से एलर्जी है तो इसका मतलब उसे और पेनिसिलिन जो है उनसे भी एलर्जी होगी। फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे को एम्पिसिलिन से एलर्जी है तो मुझे एमॉक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, इनसे भी क्या होगी, एलर्जी होगी। और अगर इनसे एलर्जी है, बेसिकली ये देखा गया है कि अगर किसी को पेनिसिलिन से, किसी भी एक तरह की पेनिसिलिन से एलर्जी है तो जितने भी बीटा लैक्टम्स हैं कौन कौन से, जैसे आपका पहला हुआ पेनिसिलिन, सेकेंड कार्बापेनिम्स, और थर्ड में आपका सिफेलोस्पोरिन्स, नंबर फोर्थ इज मोनोबैक्टम्स। तो अगर किसी पर्सन को पेनिसिलिन की किसी भी ड्रग से, जितनी पेनिसिलिन हमने पढ़ी है, अगर उसमें किसी भी ड्रग से एलर्जी है तो उसको सारी पेनिसिलिन से एलर्जी होगी, कार्बापेनिम से भी एलर्जी होगी और सिफेलोस्पोरिन से एलर्जी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो है कि जिसको पेनिसिलिन से एलर्जी है उसको कार्बापेनिम से भी एलर्जी होगी, सिफेलोस्पोरिन से भी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको मोनोबैक्टम से एलर्जी हो, ये जरूर नहीं। तो जिसको पेनिसिलिन से एनर्जी है हम उसको कार्बापेनिम से नहीं देंगे, सिफेलोस्पोरिन से नहीं देंगे, और हम उसको क्या ट्राई कर सकते हैं, मोनोबैक्टम्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर हमारे पास आ रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमने उसमें डायग्नोज की है, तो उसके लिए हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पहले हम पेनिसिलिन टेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक स्किन टेस्ट है। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं जो कि स्किन टेस्ट फॉर एलर्जी बाय पेनिसिलिन। क्या करते हैं, हम स्किन के अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ जो पेनिसिलिन है वो इंजेक्ट करेंगे, कहाँ पे, किस रूट से, इंट्राडर्मल रूट में इंजेक्ट करेंगे, और हम आधे घंटे तक इंतजार करेंगे क्या वहाँ उस जगह पे कोई रिएक्शन हो रही है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो पर्सन एलर्जिक नहीं है, अगर वहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है आधे घंटे के अंदर तो वहाँ पे वो एलर्जिक है। अब बात कर लेते हैं यूजेस क्या हैं, यूजेस या फिर आप इंडिकेशन कह लो, यूजेस या फिर क्या कह लो आप, इंडिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन। क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको याद करने के लिए हम याद करेंगे लास्ट मैंगो, L for लिस्टीरिया, A for एक्टिनोमाइकोसिस, S for syphilis, T for tetanus, M for meningococcus, AN for anthrax और GO for gonococcus। इसमें सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि गोनोकोकस को छोड़ के सभी इन्फेक्शंस में जो पेनिसिलिन है दैट इज फर्स्ट लाइन ड्रग। गोनोकोकस में पहले इसको ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता था पेनिसिलिन को, लेकिन अब नहीं दिया जाता क्योंकि रेजिस्टेंट, गोनोकोकस क्या रेजिस्टेंट हो चुका है पेनिसिलिन से। गोनोकोकस के लिए हम देते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन। और कुछ चीज़ें जो हमें याद करनी है वो ये है कि जो दिस इज टेटनस के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग दैट इज पेनिसिलिन। इसके साथ साथ आजकल हम मेट्रोनिडाजोल को भी फर्स्ट लाइन ड्रग कहते हैं, मेट्रोनिडाजोल ऑल्सो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस कह लो, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शंस में है मेट्रोनिडाजोल एंड पेनिसिलिन भी, तो पेनिसिलिन मार्क करना है, ठीक है। और दूसरा है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग है दैट इज पेनिसिलिन, और इसके साथ साथ आजकल सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी दी जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सो दोनों में से जो सी भी हो ऑप्शंस में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमने देख लिया कि इस फर्स्ट पेनिसिलिन जो है फर्स्ट लाइन ड्रग है, किसमें लिस्टीरिया, एक्टिनोमाइकोसिस, सिफिलिस, टेटनस, मेनिंजोकोकस, एंथ्रेक्स। पहले गोनोकोकस में भी फर्स्ट लाइन ड्रग थी लेकिन अब नहीं है, अब गोनोकोकस के लिए हम देते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन।
और टिटनस पेनिसिलिन के साथ साथ जो उसका फर्स्ट लाइन ड्रग है दैट इज मेट्रोनिडाजोल ऑल्सो, और एंथ्रेक्स के जो एंथ्रेक्स में पेनिसिलिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है उसके साथ साथ जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो भी फर्स्ट लाइन ड्रग है एंथ्रेक्स के लिए। तो सिफिलिस के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। सिफिलिस तो सिफिलिस 3 प्रकार का हो सकता है, बल्कि 3 से क्या अभी देखते हैं। 1 डिग्री सिफिलिस हो सकता है, 2nd डिग्री हो सकता है, उसके बाद लेटेंट सिफिलिस हो सकता है। लेटेंट में इट कैन बी अर्ली या फिर लेट, और 3rd इज टर्शरी सिफिलिस। सो जो 1 डिग्री 2 डिग्री और लेटेंट में जो अर्ली सिफिलिस है इसमें जो हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं दैट इज पेनिसिलिन जी। और पेनिसिलिन जी कौन से वाला? बेंजीथिन पेनिसिलिन जी इंट्रामस्कुलर रूट से देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट, और इसकी कितनी यूनिट देते हैं? 2.4 इंटरनेशनल मिलियन यूनिट, ठीक है। 2.4 इंटरनेशनल यूनिट देंगे, और ये केवल एक ही डोज इसकी, सिंगल 1 डोज काफ़ी, यानी सिंगल डोज इज सफिशिएंट। अब जो लेट या फिर 3 डिग्री सिफिलिस है, इसके अंदर भी हम क्या देते हैं? बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, ये भी देते हैं, और ये भी क्या देते हैं? इंट्रामस्कुलरली देते हैं, और इसके अंदर भी 2.4 इंटरनेशनल मिलियन यूनिट देते हैं, लेकिन ये हमको 3 टाइम्स 3 बार देनी होती है, वंस एवरी वीक, एक हफ्ते में एक बार। सो इसमें जो टोटल डोज थी 1 डिग्री 2 डिग्री और लेटेंट की अर्ली सिफिलिस में टोटल डोज क्या थी बेंजाथिन पेनिसिलिन की? दैट इज 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स, लेकिन इसके अंदर जो टोटल डोज बन जाएगी दैट इज इक्वल टू 7.2 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब टर्शरी सिफिलिस के अंदर एक स्पेशल सिफिलिस आती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिफिलिस। अब क्योंकि जो बेंजाथाइन पेनिसिलिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, सो अब वो नहीं कर सकती, उसकी जगह हमें दूसरी नॉर्मल पेनिसिलिन देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्वस पेनिसिलिन जी। यानी नॉर्मल पेनिसिलिन जी आईवी रूट से देते हैं, इंट्रावेनस रूट से, और क्योंकि जब इंट्रावेनस रूट से देंगे तो क्या 2-3 घंटे के अंदर दोबारा यूरिन के थ्रू, ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू चली जाएगी, तो इसको हम एक दिन में 6 to 8 टाइम्स अ डे देनी पड़ती है, 6 to 8 टाइम्स अ डे। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट सिफिलिस। फार्माकोलॉजी में इतना काफ़ी सिफिलिस के लिए।